हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, सबसे पहले 11th की मैथ्स की दुनिया में हमारे छोटे से प्यारे से नन्हे से चैनल एसओएस वापी में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पूरा बेसिक मैथमेटिक्स डिस्कस करने वाले हैं। आज कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया जाएगा आपका 11th स्टैंडर्ड का। आज हम लोग पूरा बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो ये सब जो बच्चे बायो लेने वाले, मैथ्स लेने वाले, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सब लोग एक वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ बेसिक सी बातें होंगी। आपको फिलहाल जो एक दो लेक्चर आपको पढ़ाए जाएंगे वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे। जैसे कुछ अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, और अगर कुछ समय मिला तो बाद में कैलकुलस के भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जाएंगे, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे हम लोग पॉइंट पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। सो आप सब लोग हेडिंग कर लो, बेसिक मैथमेटिक्स। हम लोग बच्चों यहां पे एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जस्ट लाइक a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। चलो, कहां से स्टार्ट करेंगे? a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। अच्छा, ये जो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसको आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आई थिंक जब आप 7th में, 8th में, 6th में थे, तभी से आप लोग a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल क्यूब, a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे फॉर्मूला पढ़ते हैं। आज भी हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें आपने पहले किस तरीके से सीखा है और अब क्या सीख रहे हैं, क्या इसमें कुछ अलग आपको सीखने को मिल रहा है, इसका पूरा खेल समझते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर में। बच्चों, सबसे पहले बताऊं, a प्लस बी द होल स्क्वायर में बहुत सारे लोग ऐसा भी लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है, आंसर वगैरह सब कुछ सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट पता है, इसको थोड़ा मेरे हिसाब से इसमें लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। पर ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ताकि आपको इसका रीजन पता चलेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसमें ट्रिक क्या है, एक ट्रिक फिट बैठता है यहाँ पे। इसी के लिए आपको ऐसा बोला जा रहा है कि a प्लस बी द होल स्क्वायर ऐसा क्यों लिखना चाहिए, ठीक। उसका रीजन भी बताएंगे आपको, इसका पूरा रीजन एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर हम बात करें a प्लस बी द होल क्यूब के फॉर्मूले में, आप सबने 10th क्लास में, 9th क्लास में a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, पढ़ा है कि नहीं? और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ो कैसा होता है, a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला है। और अगर हम बात करें a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 4, आप बोलोगे सर तो पहली बार देख रहे, पढ़े ही नहीं। a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 5 पढ़ा है क्या? इसका फॉर्मूला याद है? नहीं याद है। a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 6 याद है क्या? नहीं याद है। क्यों नहीं याद है? क्योंकि आपने इस फॉर्मूले को क्या करा है, रटा है। इस फॉर्मूले को क्या करा आपने, रटा है। अगर इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो ये सब आपको लिखने आना चाहिए। यही सीखना है आपको कि भाई इस पूरे का खेल क्या है, ये है क्या, इसको कैसे सीखना है, ठीक है। चलिए आते हम लोग सीधे पॉइंट पे। आप इस a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ऑब्जर्व कर, a प्लस बी द होल स्क्वायर के एक्सपांशन में कितने टर्म है टोटल? 3 टर्म है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, टोटल 3 टर्म हो गए। a प्लस बी होल क्यूब के एक्सपांशन में कितने टर्म है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 टर्म है इसमें। a प्लस बी द होल क्यूब के एक्सपांशन में टोटल 4 टर्म है। तो उसी तरीके से a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 4 के एक्सपांशन में कितने टर्म होंगे? 5 टर्म होंगे। a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 5 के एक्सपांशन में कितने टर्म होंगे? 6 टर्म होंगे। सो अगर आपसे पूछा जाए कि इन द एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी होल रेज़ टू पावर n के एक्सपांशन में कितने टर्म होंगे, तो n प्लस 1 टर्म होंगे। मतलब कि जितना भी होल रेज़ टू पावर में है उससे एक ज्यादा टर्म होगा। अब देखो, आप तो हमें इतना पता चला कि a प्लस बी द होल स्क्वायर के एक्सपांशन में टोटल 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। अब देखो आप यहां पे पहले वाले टर्म में क्या है, e का पावर 2 है। सबसे पहले क्या आया, a का पावर 2, और अगले ही टर्म में a का पावर क्या हो गया, 1। अगले टर्म में a का पावर कितना, यहां पे a का पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है, a रेज़ टू पावर में कितना है, 0 है।
तो यहां पे पता चलना चाहिए, दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए क्या हो रहा है। सबसे पहले a का पावर 2 आया, अगले टर्म में a का पावर 1 आ गया, अगले टर्म में a का पावर कितना आया, 0 आया, मतलब a का पावर क्या हुआ, डिक्रीज होते गया। a का पावर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, a का पावर डिक्रीज होते गया, a का पावर 2, a का पावर 1, a का पावर 0। अब देख, अगर यहां पे a का पावर 2 है तो b का पावर कितना है, 0 है, क्योंकि b कुछ नहीं है, मतलब क्या है, b रेज़ टू पावर में 0 है। यहां पे b रेज़ टू पावर, चलो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, a स्क्वायर इंटू b रेज़ टू पावर 0, b रेज़ टू पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब देख, अगर यहां पे b का पावर 0 है तो अगले टर्म में b का पावर कितना हुआ, 1 हुआ, अगले टर्म में b का पावर कितना हुआ, 1 हुआ, उसके अगले टर्म में b का पावर कितना हुआ, 2 हुआ। मतलब क्या हो रहा है, मतलब b का पावर इंक्रीज हो रहा, b का पावर इंक्रीज हो रहा, b का पावर यहां पे इंक्रीज हो रहा है, 0 1 2, और a का पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, a का पावर डिक्रीज हो रहा है। अब देख, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी होल रेज़ टू पावर में है वही टोटल पावर होना चाहिए। जैसे देखो आप यहां पे 2, यहां पे 0, टोटल पावर 2, a का पावर 1, b का पावर 1, टोटल 2, यहां पे a का पावर 0, b का पावर क्या है, 2, टोटल पावर कितना है, 2 है। मतलब इस तरीके से a और b के ऊपर पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो आप यहां पे देखेंगे, सबसे पहले आपको यहां पे यह सीखना है कि a और b के ऊपर पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम ये सीखेंगे कि ये कोएफिशिएंट कैसे लिखा जाता है। सो थोड़ी देर के लिए हम कोएफिशिएंट को फिलहाल भूल जाते हैं कि कोएफिशिएंट कहां से आया, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोएफिशिएंट कैसे लिखा जाता है। तो आप देखो यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर में सबसे पहले क्या आया, a का पावर 2, b का पावर 0, अगले टर्म में a का पावर 1, b का पावर 1, अगले टर्म में a का पावर 0, b का पावर 2, मतलब a का पावर क्या हुआ, डिक्रीज होते गया और b का पावर इंक्रीज होते गया। अगले वाले फॉर्मूले में देखिए कि अगर हम बात करें a प्लस बी द होल क्यूब की, तो सबसे पहले a रेज़ टू पावर में क्या आया, 3 आया, a के पावर में कितना है, 3। अब यहां पे b का पावर कितना है, 0, कुछ नहीं, मतलब क्या है, 0। अब देखो अगले टर्म में a का पावर क्या हो गया, 2 हो गया, मतलब a का पावर क्या हुआ, a का पावर 1 डिक्रीज हुआ है, a का पावर क्या हुआ, डिक्रीज, और b का एक पावर इंक्रीज हो रहा, b का एक पावर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अगर यहाँ पे b रेज़ टू पावर में कितना है, b रेज़ टू पावर 0, तो अगले टर्म में b रेज़ टू पावर कितना हुआ, 1। मतलब हमने ऑब्जर्व किया कि a का एक पावर डिक्रीज हुआ तो b का एक पावर इंक्रीज हो गया। अगले टर्म में देख, a का पावर कितना, 1, अगले टर्म में देखो a का पावर कितना, 0। मतलब आप ऑब्जर्व करिए क्या था, पहले कहां से स्टार्ट हुआ, a रेज़ टू पावर 3, a रेज़ टू पावर 2, a रेज़ टू पावर 1, a रेज़ टू पावर 0। मतलब कि a का पावर क्या हुआ, a का पावर क्या हुआ, डिक्रीज होते गया, b का पावर क्या हुआ, इंक्रीज होते गया। तो ये चीज पता चलनी चाहिए आप सबको। अच्छा, पहले आपने कभी सोचा था इस तरीके से हो रहा है, पहले इस तरीके से कि ये भी खेल हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर आपने पहले ऐसा नहीं सोचा, इसी की वजह से आपको ये सब पूरे नहीं लिख पाओगे। अभी देखो आप ये सब सारे फॉर्मूले लिख सकते हैं, ये सब सारा फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। देखिए, इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल रेज़ टू पावर, अगर हम 4 की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा, a रेज़ टू पावर 4 आएगा। अब क्या लिखोगे आप, प्लस a का पावर कितना आएगा, 3 हो जाएगा। देख, a का पावर हमने कम किया तो b एक बढ़ा दो, अगले टर्म में क्या होगा, a का एक और पावर कम कर दो और b एक और बढ़ा दो, अगले टर्म में क्या करो, a एक और कम कर दो, b को एक और बढ़ा दो, अगले टर्म में a एक और कम कर दी, b बढ़ा दो, मतलब b रेज़ टू पावर b कितना आ गया, 4 आएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब कि a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 4 के एक्सपेंशन में स्टार्ट कहां से करना था, a रेज़ टू पावर 4 से स्टार्ट करना है। अगले ही टर्म में a रेज़ टू पावर में कितना आ गया, 3, अगले टर्म में a रेज़ टू पावर 2, a रेज़ टू पावर 1, a रेज़ टू पावर 0, एंड सिमिलरली b रेज़ टू पावर 0, b रेज़ टू पावर 1, b रेज़ टू पावर 2, b रेज़ टू पावर 3, b रेज़ टू पावर 4। अब देखना है क्या टोटल पावर हर एक टर्म में 4 है कि नहीं। देख, यहाँ पे 4 है, b पे 0 है, यहाँ पे 3 और 1 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4, 4 तो है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अगर हम बात करें a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 5 के एक्सपेंशन में, तो आप स्टार्ट कहां से करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, a रेज़ टू पावर में 5 आएगा। अगले टर्म में क्या होगा बता जरा, a रेज़ टू पावर में 4, मतलब a का एक पावर कम हो गया और b क्या हो गया, बढ़ गया, प्लस a रेज़ टू पावर में 3 इंटू b रेज़ टू पावर में 2, प्लस a रेज़ टू पावर में 2 इंटू b रेज़ टू पावर में 3, प्लस
a रेज़ टू पावर में 1, b रेज़ टू पावर में 4 प्लस b रेज़ टू पावर में 5। तो आपने देखा कि a और b के ऊपर पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा। हमने क्या देखा यहाँ पे, a और b के ऊपर पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक है, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन पता चलना चाहिए आप सबको कि a और b के ऊपर किस तरीके से हुआ। अब आप ऐसा कोई भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अब देख, अगर हम बात करें a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 6 के एक्सपांशन में, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा यहाँ पे a रेज़ टू पावर में 6 आएगा, a रेज़ टू पावर में 6। अगले टर्म में कितना हो जाएगा, a रेज़ टू पावर 5 b रेज़ टू पावर 1। अगले टर्म में कितना होगा, a रेज़ टू पावर में 4 b रेज़ टू पावर में b रेज़ टू पावर में 2। अगले टर्म में कितना होगा, a रेज़ टू पावर में 3 b रेज़ टू पावर 3 प्लस a रेज़ टू पावर में 2 b रेज़ टू पावर में 4 प्लस a रेज़ टू पावर में 1 b रेज़ टू पावर में 5 प्लस b टू द पावर में 6। तो ये एक्सपांशन पता चला कि a और b के पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। आप इसी तरीके से कोई भी पावर आप एक्सपांड कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि कोएफिशिएंट को कैसे लिखा जाता है। ठीक, देखिए सबसे पहला पॉइंट, चाहे इसमें से कोई भी एक्सपांशन हो, कोई भी एक्सपांशन होने दो, किसी भी एक्सपांशन में हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 होता है। फर्स्ट और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अब देख, जैसे a प्लस बी दो होल स्क्वायर के एक्सपांशन में यहाँ पे पहला वाला टर्म में कोएफिशिएंट क्या है, 1, यहाँ पे भी क्या होगा 1। और नॉर्मली a प्लस बी दो होल स्क्वायर हर एक बच्चों को याद होता है, और नहीं भी याद है तो आप डायरेक्टली इस तरीके से तो लिख सकते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस बी, ये पहला टर्म है, लास्ट वाला टर्म। ठीक, अब यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या आएगा, इस 1 और 1 को ऐड कर दे, कितना हो गया, 2ab हो गया। क्या हो गया, 2ab हो गया। और नॉर्मली आप सबको a प्लस बी दो होल स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक, अब अगर आपको a प्लस बी दो होल स्क्वायर याद है तो a प्लस बी दो होल को आप आसानी से लिख सकते हैं। पहला वाला फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा, 1 होगा। अब देख, इस 1 और 2 को ऐड करो, यहाँ पे आ गया 3, इस 2 और 1 को ऐड कर दे, कितना हो गया 3, लास्ट वाला टर्म में। नहीं समझ में आया, वापस बोलते, ध्यान से सुनिए। मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप सबको a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या याद है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1, लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1। अब देख, a प्लस बी द होल क्यूब, तो सबसे पहला काम ये होता है कि a और b का पावर डिस्ट्रीब्यूट कर लो आप। a और b के ऊपर पावर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, a रेज़ टू पावर में 3 आएगा। अगले टर्म में a का एक पावर कम कर दे और b को क्या कर दे, बढ़ा दे। a रेज़ टू पावर में 2 b रेज़ टू पावर में 1 प्लस a रेज़ टू पावर में 1 b रेज़ टू पावर में 2 प्लस b रेज़ टू पावर में 3 a रेज़ टू पावर 0। अब देखो कोएफिशिएंट कैसे लिखा जाएगा। आपको ये बोला जा रहा है कि जो पहला टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट वाला टर्म है, उसका कोएफिशिएंट कितना होगा, 1। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1। अब यहां पे कोएफिशिएंट क्या आएगा, तो इन दोनों को ऐड करना है, ऊपर वाले को ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल रूल बोलते हैं इसको। 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। अब इस 2 और 1 को ऐड कर दे, यहां पे 3 हो गया प्लस बी द होल क्यूब। ये फॉर्मूला हो गया प्लस बी द होल क्यूब का। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की, वही तो लिखा है। अगर हम बात करें a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 4 की, तो जो पहला वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1, लास्ट वाले टर्म का कोएफिशिएंट 1। अब देखो यहां पे क्या कोएफिशिएंट 1 है ना, चलो अगर हम 1 और 3 को ऐड कर दे, 1 प्लस 3 कितना, 4 आ जाएगा। 1 प्लस 3 कितना, 4 आ जाएगा। 3 प्लस 3 कितना, 6 आ जाएगा। 3 प्लस 1 कितना, 4 आएगा, लास्ट वाला टर्म है। ये a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 4 का क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया, फॉर्मूला हो गया। मतलब कि 1 प्लस 3 ऐड करो 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4। अब देख, a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 5 में, a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 5 में यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना, 1। यहाँ पे कितना है, 1 प्लस 4 5। यहाँ पे 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 10 एंड 4 प्लस 1 5, लास्ट में कितना, 1। ये हो गया हमारा a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 5 का एक्सपेंशन। a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 5 का एक्सपेंशन। अब देख, a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 6 के एक्सपेंशन में यहां पे कितना आएगा, 1
एंड देन 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 10 15, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 5 सॉरी 10 प्लस 5 15, 5 प्लस 1 6 और लास्ट में कितना 1, लास्ट में कितना 1। ये हो गया हमारा a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 6 का एक्सपेंशन। अच्छा, इस तरीके का, इस मेथड का एक ड्रॉबैक क्या है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हमने a प्लस बी द होल क्यू का फॉर्मूला लिखा तो हमें उसके पहले वाला टर्म पता होना चाहिए, मतलब कोएफिशिएंट पता होना चाहिए, तभी तो कोएफिशिएंट लिख पाएंगे। जैसे अगर हमने कहीं पे a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 6 डायरेक्टली जरूरत पड़ा तो ये तो पूरा याद नहीं रहेगा ऊपर के, यहां पर हमने डायरेक्टली ऊपर देख के लिख दिया डायरेक्टली किस तरीके से हो रहे हैं। तो अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 8 का एक्सपेंशन क्या है, तो पावर तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे बट फंसोगे कहां, कोएफिशिएंट में आके फंस जाओगे कि भाई कोएफिशिएंट किस तरीके से लिखा जाएगा। तो इसके लिए भी एक अलग मेथड है, इसके लिए भी क्या है अलग मेथड है, उसको आपको बताया जाएगा यहाँ पे, बट फिलहाल ये तरीका समझ में आया ट्रायंगल मेथड क्या है, किस तरीके से लिखा जाएगा ये पता चलना चाहिए। हम इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए क्या करेंगे कि अगर मुझे डायरेक्टली a प्लस बी होल रेज़ टू पावर मुझे 8 लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको ये चीजें पता चलनी चाहिए। ठीक है, चलो इसके लिए हमें अभी थोड़ी देर के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे टर्म को भूलना पड़ेगा और हमें एक नया बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है। उसको सीखने के बाद मतलब फैक्टोरियल और कॉम्बिनेशन सीखना है। उसको सीखने के बाद हम वापस इस टॉपिक पे आएंगे और वापस इस टॉपिक पे आने के बाद आपको पता चलेगा कि वो पहले वाला क्यों पढ़ाया गया, ताकि हम इसको आसानी से लिख सकते हैं, एक ही बार में लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आप सबको समझ में आनी चाहिए। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, पॉज करके कॉपी करना है। कॉपी कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। अच्छा, यहां पे फैक्टोरियल स्टार्ट करने के पहले एक चीज और कि अगर आप लोगों से पूछी जाए, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि a माइनस बी द होल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या है, तो आप सबको a प्लस बी द होल स्क्वायर हम लोगों ने अभी पढ़ा, a प्लस बी द होल स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा। a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या आया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरीके से एक्सपेंशन होता है। अगर हम a माइनस बी द होल स्क्वायर की बात करें तो a माइनस बी में क्या है, b वाला टर्म क्या है, नेगेटिव, b वाला टर्म क्या है, नेगेटिव है। अगर ये b वाला टर्म नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि इस b के ऊपर जहां कहीं भी ऑड पावर आएगा, b के ऊपर क्या पावर आएगा, ऑड, वो वाला टर्म क्या देगा, नेगेटिव। और अगर कहीं पे इस b रेज़ टू पावर में इवन है, मतलब क्या माइनस b रेज़ टू पावर में इवन है, वो वाला टर्म क्या देगा, प्लस ही देगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस, माइनस का रेज़ टू पावर 4 प्लस में ही आएगा। मतलब a माइनस बी द होल स्क्वायर में आप इस तरीके से लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पे b रेज़ टू पावर में क्या 1 है, ऑड है, इसके a वाला टर्म नेगेटिव, b रेज़ टू पावर में क्या 2 इवन है, इसके वाला टर्म क्या है, पॉजिटिव है। एक और शॉर्टकट ट्रिक आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि साइन यहाँ पे अल्टरनेट हो जाता है। किससे स्टार्ट करते हैं, प्लस से स्टार्ट करते हैं, क्या हो गया प्लस माइनस प्लस, साइन क्या हुआ, अल्टरनेट हो गया। अगर हम बात करें a प्लस बी द होल क्यूब की, a प्लस बी द होल क्यूब, तो क्या होता है ये a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, हमने पढ़ा अभी। अब अगर हम बात करें a माइनस बी द होल क्यूब की तो क्या होगा, देखो सबसे पहले a रेज़ टू पावर में 3, साइन को अल्टरनेट करना है, प्लस से स्टार्ट किए, आगे साइन क्या हो जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर b माइनस क्यों, बता b रेज़ टू पावर में यहाँ पे क्या 1 है, 1 कैसा नंबर है, ऑड है, तो क्या आएगा, साइन माइनस है। अब देख प्लस हो गया माइनस हो गया, फिर अगला साइन क्या होगा, प्लस 3ab स्क्वायर, क्यों प्लस में दिया हमने, b रेज़ टू पावर में कैसा है, इवन है, तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब देख प्लस माइनस प्लस वापस क्या आ गया, माइनस, b रेज़ टू पावर में 3, b रेज़ टू पावर ऑड है, इसके लिए क्या आ गया, माइनस आ गया। मतलब आप इस तरीके से याद रखो डायरेक्टली कि साइन को अल्टरनेट करते जाना है, प्लस माइनस। ठीक, अब देख अगर मैं बात करूं a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 4 की, तो कितना आया था, पहले तो पावर डिस्ट्रीब्यूट करने आना चाहिए a और b के ऊपर, a रेज़ टू पावर में 4 प्लस a रेज़ टू पावर में 3 b रेज़ टू 1 प्लस a रेज़ टू पावर में 2 b रेज़ टू पावर में 2 प्लस a रेज़ टू पावर में 1 b रेज़ टू पावर में 3 प्लस b रेज़ टू पावर में 4। फर्स्ट और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होगा। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6
3 + 1 4 फर्स्ट में 1। अब अगर मैं बात करूं a - b होल रेज़ टू पावर 4 में, तो आपको ट्रिक पता चल गया। क्या करना है, a रेज़ टू पावर 4 से स्टार्ट करना है, साइन को अल्टरनेट देते जाओ। आगे साइन क्या है, प्लस का, तो आगे क्या हो जाएगा माइनस। अब देख कितना आ गया 4 a क्यूब b आ गया, अगला क्या होगा, आगे प्लस होगा, फिर कितना होगा 6 a² b² एंड देन माइनस 4ab क्यूब, वापस प्लस b रेज़ टू पावर में 4, a - b होल रेज़ टू पावर 4 का एक्सपांशन। क्या आप सबको समझ में आ रहा है? ये पता चलना चाहिए, सिंपल कॉन्सेप्ट है एकदम, पता चलना चाहिए कैसे है। और मैंने आपको पहले बताया कि मुझे अगर डायरेक्टली लिखना है a - b होल रेज़ टू पावर 7, इसका तरीका भी आप सबको एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम थोड़ी देर में, या फिर अगर देखते हैं अगर आज टाइम नहीं, मौका नहीं मिला तो अगले लेक्चर में इसको जरूर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो a - b होल रेज़ टू पावर 7 अगर मुझे लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे। तो एक तो फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा, फैक्टोरियल स्टार्ट करने के पहले हम एक और बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरीके से लिखा जा रहा है। चलो इसको हम रफ कर देते हैं, आप कॉपी कर लीजिए, इसको पॉज करके कॉपी करिए, ठीक, किस तरीके से लिखना है। सो इसको हम रफ कर दे रहे हैं, आगे देखो अभी। आप लोगों ने 9th क्लास 10th क्लास में एक और फॉर्मूला बार बार जो यूज किया होगा, आप लोगों ने यूज किया होगा a² - b² का फॉर्मूला। बार बार फैक्टराइजेशन में ये वाला टर्म यूज होता था, a² - b², aq - bq भी यूज होता था, अगर आपने पढ़ा हो तो। अब इसी का यूज करके हम लोग यहाँ पे सीखेंगे a रेज़ टू पावर 4 - b रेज़ टू पावर 4 कितना होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि a रेज़ टू पावर 5 - b रेज़ टू पावर 5 क्या होगा, a रेज़ टू पावर 6 - b रेज़ टू पावर 6 क्या होगा, इस तरीके से अगर बढ़ते गया और अगर आपसे किसी ने पूछा कि a रेज़ टू पावर n - b रेज़ टू पावर n कितना होगा, तो ये सब चीज आपको पता चलनी चाहिए किस तरीके से होता है। सो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा कि किस तरीके से किया जा रहा है इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। चलो बच्चों, a² - b², क्या आप सब लोगों ने पढ़ा है? a² - b² क्या होता है, a - b इंटू a + b। नॉर्मली ये सब बच्चों को याद रहता है, और अगर आपको याद नहीं है तो याद करिए। एक चीज मैं यहां पे बोलना चाहूंगा कि मान लो अगर किसी ने इसको ऐसा लिखा कि a + b इंटू a - b, तो ये लिखने का तरीका गलत है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लिखना चाहिए, a - b पहले, बाद में a + b बाद में। अच्छा, आप बोलोगे सर वहां पे जो आपने बताया नहीं रीजन, जैसे अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया था a + b द होल स्क्वायर। अगर आप a + b द होल स्क्वायर में इसको ऐसा लिख दोगे तो a² + b² + 2ab, तो क्या मेरा ट्रिक काम करेगा इसमें? इसमें वाला ट्रिक काम नहीं करेगा। क्यों? a रेज़ टू पावर 2 a रेज़ टू पावर 1 यहां हो गया। इसी के लिए मैंने बोला था आपको कि a + b द होल स्क्वायर कैसे लिखना चाहिए, a² + 2ab + b², क्योंकि इसमें अपना ट्रिक काम करेगा। कौन सा? a का पावर डिक्रीज हो रहा है और b का पावर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे वाला ट्रिक काम नहीं करेगा। उसी तरीके से आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि a² - b² के लिए फॉर्मूला क्या है, a - b इंटू a + b। पहले आपको a - b लिखना है और बाद में क्या लिखना है, a + b। इसका भी रीजन आपको समझ में आएगा। अगर हम बात करें aq - bq, aq - bq की, सो aq - bq का फैक्टराइजेशन क्या होगा, aq - bq। a - b इज वन ऑफ द फैक्टर, a - b तो पहले लिखना ही है, a - b तो पहले लिखना ही है। a - b इज वन ऑफ द फैक्टर एंड देन इनटू में क्या होगा, देख अगर ये a - b इनटू में है मतलब यहाँ वाला टर्म क्वाड्रेटिक से स्टार्ट होगा। क्यों? a रेज़ टू पावर 1 है, तो यहाँ पे a रेज़ टू पावर कहां से आएगा, 2 से आएगा, तभी तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब बनेगा। मतलब a रेज़ टू पावर 1 है तो इससे जो भी यहाँ पे पावर रहे एक पावर कम से स्टार्ट करना। कहां से स्टार्ट करोगे, एक पावर कम से। तो a रेज़ टू पावर कितना है, 3 है, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, a रेज़ टू पावर 2 से स्टार्ट करेंगे और आगे साइन क्या देंगे, प्लस। अब a का एक पावर कम कर दो, a का एक पावर डिक्रीज कर दो, a का एक पावर डिक्रीज करोगे कितना आएगा, a रेज़ टू 1 आएगा। और जब आप a का एक पावर डिक्रीज करोगे तो b एक बढ़ा दो, a रेज़ टू पावर में 2 था तो क्या हो गया, a रेज़ टू 1 b रेज़ टू 1 प्लस a रेज़, अब यहां पे क्या हो जाएगा, a का पावर 0 होगा और b एक और बढ़ा दो तो क्या आ गया, b रेज़ टू पावर 2। मैंने यहाँ पे a रेज़ टू पावर में 0 लिखने की जरूरत नहीं समझी, ठीक है। तो यहाँ पे आप a का पावर 0 नहीं लिखेंगे। ये समझ में आया आपको? यहाँ पे देखो a² - b²,
a माइनस बी इज वन ऑफ द फैक्टर, a माइनस बी इज वन ऑफ द फैक्टर। अब आप यहां पे ऑब्जर्व करिए कि अगर यहां पे a का पावर 2 है, a का पावर 2 है, तो हमने यहां पे कहां से स्टार्ट करा, a रेज़ टू पावर 1 से स्टार्ट किया। मतलब देखो आप ऑब्जर्व करिए कि हमने a के एक पावर कम से स्टार्ट करी। यहां पे भी देखिए a रेज़ टू पावर 3 था, तो हमने कहां से स्टार्ट किया, a रेज़ टू पावर 2 से स्टार्ट किया। तो अगर आपसे कोई पूछता है अभी कि a रेज़ टू पावर 5 माइनस b रेज़ टू पावर 5 का फैक्टर बताओ, फैक्टराइजेशन क्या होगा इसका, तो a माइनस बी इज वन ऑफ द फैक्टर, a माइनस बी इज वन ऑफ द फैक्टर, एंड देन इनटू में क्या लिखेंगे आप, a रेज़ टू पावर 4 से स्टार्ट करोगे, एक पावर कम से स्टार्ट करेंगे हम। a रेज़ टू पावर 5 था तो एक पावर कम से स्टार्ट करेंगे, प्लस ध्यान रहे यहाँ पे हर जगह साइन प्लस का ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन का कोई लफड़ा नहीं है। a रेज़ टू पावर 4, अब अगले टर्म में एक का एक पावर कम कर दो और b एक बढ़ा दो, पता चल गया आप सबको। अभी अगले टर्म में क्या होगा, a रेज़ टू पावर में 2 इंटू में b रेज़ टू पावर में 2 प्लस a रेज़ टू पावर में 1 b रेज़ टू पावर में 3 प्लस a रेज़ टू पावर में 0 b रेज़ टू पावर में 4। मतलब ये क्या हो गया, a रेज़ टू पावर 5 माइनस b रेज़ टू पावर 5। ये a रेज़ टू पावर 5 माइनस b रेज़ टू पावर 5 के लिए क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब देख, अच्छा यहां पे साइन हर जगह प्लस रहेगा। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पे हर जगह कोएफिशिएंट 1 ही रहने वाला है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर जगह कोएफिशिएंट क्या रहेगा, साइन 1 रहेगा कोएफिशिएंट, और हर जगह साइन क्या रहेगी, प्लस की रहेगी। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो यही आने वाला है, मल्टीप्लाई करके देख लेना आप, ठीक। अगर आप a से मल्टीप्लाई कर दो हर एक टर्म को, और फिर माइनस b से मल्टीप्लाई कर दो हर एक टर्म को, आपको यही मिलने वाला है, a रेज़ टू पावर 5 माइनस b रेज़ टू पावर 5। तो a रेज़ टू पावर 5 माइनस b रेज़ टू पावर 5 का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अच्छा अब देख, अगर मैं बात करूं a रेज़ टू पावर 4 माइनस b रेज़ टू पावर 4 के फॉर्मूले के लिए, तो a रेज़ टू पावर 4 माइनस b रेज़ टू पावर 4 का फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस b इज वन ऑफ द फैक्टर, a माइनस b इज वन ऑफ द फैक्टर। अब क्या करोगे आप, a माइनस b तो हमने लिख दिया, अब यहां पे क्या करना है, एक एक पावर कम से स्टार्ट करना है। अब देख यहां पे a रेज़ टू पावर में 4 है, तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, a रेज़ टू पावर 3 से स्टार्ट करूंगा, a रेज़ टू पावर 3 से स्टार्ट करेंगे। अब देख, अगर a रेज़ टू पावर 3 आ गया, तो अगले टर्म में क्या होगा, अगले टर्म में क्या होगा, a रेज़ टू पावर 2 होगा। मतलब कि हमने a का एक पावर कम किया और b क्या किया, बढ़ा दिया हमने, इनटू में प्लस वापस a रेज़ टू पावर में 1 इंटू b रेज़ टू पावर में 2, a का एक पावर कम, b का एक पावर बढ़ गया, प्लस a रेज़ टू पावर 0 b रेज़ टू पावर में 3, a रेज़ टू पावर 0 b रेज़ टू पावर में 3। ये क्या हो गया यहाँ पे हमारा, a रेज़ टू पावर 4 माइनस b रेज़ टू पावर 4, दैट इज योर एक फॉर्मूला हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। आप सबको समझ में आया, खूब समझ में आया होगा। चलिए हम एक और लेते हैं। अगर हम बात करें a टू द पावर 6 माइनस b टू द पावर 6 के फैक्टराइजेशन की, तो क्या बोलेंगे आप, a माइनस b इज वन ऑफ द फैक्टर। आप खुद से सोच के लिखिए एक बार पॉज करके कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने लोगों ने सही करा। a रेज़ टू पावर 6 माइनस b रेज़ टू पावर 6, a माइनस b इज वन ऑफ द फैक्टर, एंड देन अब कहां से स्टार्ट करोगे, a रेज़ टू पावर 5। अब क्या होगा, अगले टर्म में a का एक पावर कम हो गया और b एक बढ़ गया, प्लस a रेज़ टू पावर में 3 b रेज़ टू पावर में 2 प्लस a रेज़ टू पावर में 2 b रेज़ टू पावर में 3 प्लस a रेज़ टू पावर में 1 b रेज़ टू पावर में 4 प्लस b रेज़ टू पावर में 5। So this is the factorization of a to the power 6 minus b to the power 6. So in general, अगर हम इन जनरल बात करें a रेज़ टू पावर n माइनस b रेज़ टू पावर n की, a रेज़ टू पावर n माइनस b रेज़ टू पावर n, देख कितना होगा, a माइनस b इज वन ऑफ द फैक्टर। अब देख इनटू में क्या होगा, a के किससे स्टार्ट करेंगे, a रेज़ टू पावर में क्या होगा, n माइनस 1 होगा, n था तो एक पावर कम से स्टार्ट कर, प्लस a टू द पावर में n माइनस 2 इंटू में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा, b, प्लस a रेज़ टू पावर में n माइनस 3 इंटू में b स्क्वायर आ जाएगा, प्लस a टू द पावर में n माइनस 4 इंटू में b क्यूब हो जाएगा। ऐसा क्या हो गया, बढ़ते गया, लास्ट में क्या आएगा, b रेज़ टू पावर में n माइनस 1 आएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, b रेज़ टू पावर में n माइनस 1 हो गया। अब देख ये जनरल हो गया, ये क्या हो गया, जनरल हो गया। चलिए इसको हम थोड़ा सा और सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं।
मतलब इसका दूसरा फॉर्म क्या होगा, दूसरे किस तरीके से पूछे जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 5 इसकी वैल्यू क्या होगी, बिना कुछ किए आपको लिखना है आंसर डायरेक्ट। ठीक, कैसे करेंगे सोचना है, मतलब आपने जो पढ़ा है ये पूरा, इसी में से कहीं ना कहीं कुछ चीजें सोचनी है आपको, उसके अकॉर्डिंग लिखना है। चलिए सोचते हैं। आप सबसे पहले देखो, अभी आपको मैंने पढ़ाया था a टू द पावर 6 माइनस b टू द पावर 6, दिख रहा है आप सबको। ठीक, अगर मैं बात करूं आपसे कि x टू द पावर 6 माइनस 1 टू द पावर 6, मतलब कि मैंने a की जगह पे x ले लिया, b की जगह पे 1 ले लिया, क्या होगा इसका फैक्टराइजेशन, x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर इनटू में कहां से स्टार्ट होगा, x रेज़ टू पावर 5 से स्टार्ट होगा, एक पावर कम से स्टार्ट होगा, प्लस अगले टर्म में क्या होगा बता जरा, x रेज़ टू पावर में 4 आ जाएगा। मतलब हमने क्या करा, x का एक पावर कम किया, x का एक पावर कम किया। जब हमने यहाँ पे x का एक पावर कम किया तो b क्या होगा, एक बढ़ेगा, b क्या है 1 है, b क्या है 1 है, प्लस x रेज़ टू पावर में 3 इंटू में 1 का स्क्वायर, प्लस x के पावर में 2 इंटू में 1 का क्यूब, प्लस x इंटू 1 रेज़ टू पावर में 4, प्लस 1 रेज़ टू पावर में 5, क्योंकि यहां पे x रेज़ टू पावर कितना आ गया 0। अब देखो आप x माइनस 1 इंटू में क्या है, x रेज़ टू पावर 5 प्लस, अब देखिए 1 है, अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई करूं x रेज़ टू पावर 4 के साथ तो क्या है, x रेज़ टू पावर 4 ही रहने वाला है। मतलब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अच्छी बात। प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर 1, और 1 इंटू एक्स क्यूब, 1 इंटू एक्स क्यूब कितना होगा, एक्स क्यूब होगा, प्लस 1 क्यूब कितना हो गया 1, और 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x plus 1 raised to power 5. So this equation can also be written as, देखो आप इसी इक्वेशन को आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, x raised to power 6 माइनस 1 का पावर 6 पता है 1 ही रहने वाला है। ये जो x माइनस 1 मल्टीप्लाई में है, क्या मैं इसको इधर लिख लूं डिवाइड में, अपॉन में x माइनस 1 कितना हो गया बोल जरा, x raised to power 5 प्लस x raised to power 4 प्लस x raised to power 3 प्लस x raised to power 2 प्लस x रेज़ टू पावर 1 प्लस 1। ये समझ में आ गया आपको, ये क्या हो गया, ये पता चलना चाहिए आपको। देखो वहां पे यही तो है, इसको यहां से लिखा हुआ है 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x रेज़ टू पावर 4 प्लस x रेज़ टू पावर 5। मतलब क्या हो गया, देखो आप यहाँ पे 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x रेज़ टू पावर 4 प्लस x रेज़ टू पावर 5 किसके इक्वल है, x raised to power 6 minus 1 by x minus 1 के, and this can also be written as 1 minus x raised to power 6 by 1 minus x, ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब कि ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लो, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो, वही आएगा। मतलब ये पता चला कि अगर ये यहाँ पे x raised to power 5 तक है तो एक पावर आगे से लो, और x raised to power 6 minus 1 by x minus 1 मींस अगर आपसे कहीं पे पूछा जाए कि 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x रेज़ टू पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस x रेज़ टू पावर कितना 50, तो किसके इक्वल होगा, x रेज़ टू पावर 51 के, माइनस में 1 डिवाइडेड बाय कितना x माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना x माइनस 1। तो आप सबको समझ में आना चाहिए किस तरीके से हुआ है। चलिए हम एक दूसरा एग्जांपल भी कंसीडर करें, 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस डॉट 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 x रेज़ टू पावर अगर 10 तक है तो कितना होगा, x रेज़ टू पावर 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x रेज़ टू पावर में 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से ये हो रहा है, किस तरीके से ये हो रहा है, ये सबको पता चलना चाहिए। ठीक, कि हमने यहाँ पे किस तरीके से फैक्टराइजेशन सीखा। चलिए वापस, तो ये आई थिंक ये लॉजिक आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, ये लॉजिक आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको रफ कर देते हैं। अभी हम थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में सीखेंगे यहाँ पे।
किसके बारे में सीखेंगे, फैक्टोरियल के बारे में सीखेंगे और कॉम्बिनेशन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो आप एक नया टॉपिक हेडिंग करिए, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, ठीक। सबसे पहला पॉइंट, ये फैक्टोरियल का नोटेशन है जो आप लोग इंग्लिश में एक्सक्लामेशन मार्क यूज करते आए थे, तो ये मैथमेटिक्स में हम इसको फैक्टोरियल रीड करेंगे। ठीक, और किसी किसी बुक में फैक्टोरियल का साइन इस तरीके से भी होता है जो आप एंगल की तरह बनाते हैं ज्योमेट्री में, यहाँ पे हम अलजेब्रा में इसको कैरी करते हैं फैक्टोरियल। ठीक, आपके टेक्स्ट बुक में या नॉर्मली हर जगह ज्यादातर ऐसे लिखा रहता है फैक्टोरियल। तो आज से कभी भी अगर आप मैथ में इस तरीके का कोई साइन देखेंगे तो इसको क्या रीड करोगे, फैक्टोरियल। इसको क्या रीड करेंगे हम, फैक्टोरियल। अब देख, हम फैक्टोरियल को डिफाइन किस तरीके से करते हैं, व्हाट इज फैक्टोरियल। सो फैक्टोरियल मींस द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर होगा, कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे कि यहां पे ले ले 5 फैक्टोरियल। अब इस 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कि 5 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट, द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। ऑर्डर कोई मैटर नहीं करेगा, आप चाहे तो इसको 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 मीन्स कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां तक, 1 तक, मीन्स 0 तक नहीं लेना, होल नंबर तक मत लेना, फिर पूरा 0 हो जाएगा। इसके लिए कहां तक लेते हैं, नेचुरल नंबर तक लेते हैं। द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी, 1। अगर मैं बात करूं 4 फैक्टोरियल की, तो 4 फैक्टोरियल कितना होगा बच्चों, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा 24। ठीक, अगर मैं बात करूं 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल क्या है, देखा 7 इंटू 6 इंटू 5 और इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मान लें अगर हमें कहीं पे जरूरत है तो आप देखो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये दिख रहा है पूरा, क्या मैं इस पूरी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू क्या लिख सकता हूँ, 4 फैक्टोरियल। अगर मुझे यहीं तक लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। जहां पे छोड़ना है तो वहां पे फैक्टोरियल लगा दो। कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। एक स्पेशल केस यह होता है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1। 0 फैक्टोरियल इज 1। इसका प्रूफ जब हम परमुटेशन पढ़ेंगे वहां पे आपको बताया जाएगा कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कैसे होती है। ठीक, तो ये फैक्टोरियल का डेफिनेशन है कि द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर, द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देख, तो आपको ये फैक्टोरियल का डेफिनेशन क्लियर हो जाना चाहिए। 0 फैक्टोरियल की स्पेशल वैल्यू क्या होती है, 1। इसको हम जब परमुटेशन पढ़ेंगे वहां पे आपको इसका प्रूफ पढ़ाया जाएगा। अब देखो, ये जो फैक्टोरियल है ये किसी भी अलजेब्रिक एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करता, सब्ट्रैक्शन के रूल को फॉलो नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लो अगर किसी ने पूछा कि 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल क्या है, 5 फैक्टोरियल है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा लिखना गलत है। मतलब ये अलजेब्रा के रूल को फॉलो नहीं करता, इसका अपना एक अलग ही अलजेब्रा है। ठीक, तो आप इस तरीके देखेंगे 3 फैक्टोरियल मतलब क्या, 6 न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, 2 फैक्टोरियल कितना होगा 2, और 5 फैक्टोरियल तो 120 होता है। क्या दोनों इक्वल है, क्या नहीं। अगर आपसे किसी ने पूछा 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल क्या 1 फैक्टोरियल होगा, नहीं होगा, ऐसा लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहां पे हमने देखा कि a फैक्टोरियल प्लस बी फैक्टोरियल, अगर मैं इसको लिख दूं a प्लस बी फैक्टोरियल तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते। उसी तरीके से a फैक्टोरियल माइनस बी फैक्टोरियल कितना, a माइनस बी फैक्टोरियल लिखोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली फॉर a फैक्टोरियल इनटू b फैक्टोरियल, अगर मैंने लिख दिया ab फैक्टोरियल तो ये भी गलत हो जाएगा। एंड देन a फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय b फैक्टोरियल को अगर आपने लिख दिया a बाय b फैक्टोरियल, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लिख नहीं सकते। ठीक है, सो यहां पे देखा अभी हमने बच्चों कि जो फैक्टोरियल है किसी भी अलजेब्रा के रूल को फॉलो नहीं करता। इसके बारे में फैक्टोरियल में और भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, बट इसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में पूरा वीडियो लेक्चर देख के आइए, रिवाइज करके आइए। ठीक है,
और अगर आपने अब तक इस एसवीएस वापी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी फ्रेंड जितने भी हैं आपको शेयर जरूर करो ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, इसी के साथ